हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा हमारे पास फ्रंट पेज में न्यूज़ है। एक तो सलाइवा टेस्ट, सिंपलिस्टिक टेस्ट है। पहले के मुकाबले जो आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे थे या जो अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं कोविड-19 से रिलेटेड, तो यूएस के एफडीए ने अप्रूवल दिया, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एडिटोरियल लैप्सिंग इनटू कंटेम्प्ट, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के अगेंस्ट, तो उससे रिलेटेड एडिटोरियल है। पीएम केयर्स और आरटीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो डिस्कस करेंगे दोनों को। एक आईबी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम बनाई है प्रधानमंत्री ने नागा पीस प्रोसेस के लिए, तो वो भी डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में क्या डिफरेंस है, ये डिस्कस करेंगे। एक न्यूज आई है इससे रिलेटेड, एडजॉर्नमेंट मोशन और प्रेरोगेशन, इनमें क्या डिफरेंस है, और मॉरिशस ऑयल स्पिल, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में जेपीसी डिस्कस करेंगे, जो कि न्यूज में है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पेज का है, फ्रंट पेज का न्यूज़पेपर है द हिंदू में। एक तो अभी हमने जैसा कि डिस्कस करा कि यूएस एफडीए ने नोट दी है रैपिड इनएक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट। तो रैपिड इनएक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट होगा कोविड-19 के लिए। सलाइवा टेस्ट ये सिंपलिस्टिक क्यों है, उसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, एक तो सलाइवा डायरेक्ट ये जो टेस्ट है, न्यू रैपिड डिटेक्शन टेस्ट है कोविड-19 से रिलेटेड। सिंपल है, चीप है और एक्यूरेट है। ठीक है, अभी तक जो टेस्ट हो रहे हैं डिफरेंट कैसे है, इससे पहले वाले टेस्ट नोज के अंदर से सैंपल लिया जा रहा था, नोज के अंदर से काफी अंदर तक, उसके अंदर से सैंपल लिया जा रहा है। सलाइवा टेस्ट में सिंपल हम खुद ही सैंपल दे देंगे सलाइवा का, मुंह से जो हमारा जो सलाइवा है उसका सैंपल देके उससे सिंपल टेस्ट हो जाएगा, और बहुत सिंपल है, और ये चीप भी पड़ेगा और जल्दी भी टेस्ट इसमें किया जा सकता है। तो कोविड-19 से रिलेटेड यूएस के एफडीए ने अप्रूवल दिया है। यूएस में जैसे नहीं कोई भी दवाइयां बनती है तो एफडीए के अप्रूवल के लिए जाती हैं, तो इससे फायदा क्या होगा, जल्दी जल्दी टेस्ट होगा। अब ये डेवलप कौन कर रहा है, ये डेवलप कर रहे हैं, डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम येले स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। और किसके साथ पार्टनरशिप में, एनबीए के साथ पार्टनरशिप में। तो उनके साथ पार्टनरशिप में इन्होंने ये टेस्ट डेवलप किया है। और सैंपल कैसे कलेक्ट होगा, एट होम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड सैंपल कलेक्शन। एट होम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड मतलब हम घर में ही अपने आप ही सैंपल निकाल के एक उसमें सैंपल लेके जो है एजेंसी को दे देंगे, और एजेंसी उसका टेस्ट रिजल्ट फिर देगी। ठीक है, ये एक तरीका है, और ये काफी अफोर्डेबल रहेगा, ये भी कहना है। यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से $10 का टेस्ट है। $10 मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में 700 रुपये पड़ेगा एक टेस्ट का। ठीक है, और काफी एक्यूरेट रहेगा। तो ये एक न्यूज में रहा है। उसके अलावा फ्रंट पेज में हमारे पास एयरलाइन फाइटिंग टू स्टे एयरबॉर्न। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि मार्च के बाद से 2-2.5 महीने तक तो बिल्कुल डोमेस्टिक फ्लाइट्स वगैरह पूरी बंद रही, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद रही, तो एयरलाइन कंपनीज बहुत ज्यादा लॉस में चल रही हैं। और यहाँ पर इस आर्टिकल में कहना ये है ऑथर का कि ऐसी पॉसिबिलिटी है आगे कि बहुत कुछ एयरलाइन कंपनीज जो हैं बंद हो जाएं, क्योंकि इस समय बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज जो सरवाइव कर रही हैं, उनके प्रमोटर्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। प्रमोटर्स और पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं। कम से कम 2 साल का ऑपरेशन कॉस्ट चाहिए एयरलाइन कंपनीज को, और थोड़ा बहुत जो उनका रेवेन्यू आ रहा है कार्गो से आ रहा है, कार्गो रेवेन्यू प्रोवाइड क्रूशियल क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि कार्गो सामान इधर से उधर ले जाने के लिए एयरलाइंस को अभी फिलहाल यूज किया जा रहा है। मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह या मेडिकल रिलेटेड कोई भी गुड्स वगैरह होती हैं मेडिकल से रिलेटेड, वो सप्लाई हो रही है, या इमरजेंसी से रिलेटेड कोई भी चीजें, तो उसमें कार्गो में काफी ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, इमरजेंसी के पर्पज से कार्गो यूज हो रहा है, तो वहां पर थोड़ा बहुत रेवेन्यू उनका आ रहा है एयरलाइन कंपनीज का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास एक तो कोलकाता दार्जिलिंग जू जो है वो ऑनलाइन होंगे। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं आएगा कि भाई कौन सा जू ऑनलाइन हो रहा है, क्या हो रहा है। आने वाले टाइम में सभी जू ऑनलाइन होने वाले हैं, क्योंकि एक तो जू में भी बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, उनकी सैलरी वगैरह निकालना जू अथॉरिटीज के लिए काफी मुश्किल है। तो जरूरी है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू कैसे बनाएं, तो इसलिए पूरा डिजिटल बनाना जू का इम्पोर्टेंट भी है इस समय, ताकि ऑनलाइन अगर कोई जू का ट्रैवल करना चाहे, अलग अलग एनिमल्स को देखना चाहे, तो उसकी कोई फी चार्ज होगी, उससे फी चार्ज कस्टमर्स से फी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो जू विजिट करना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन विजिट हो सकता है इजीली।
इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, एक तो ये है कि एग्जाम में आ सकता है अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है, जो कि ऑनलाइन हो रहा है। उसके अलावा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये दार्जिलिंग में। तो ये दो आपको पता होने चाहिए कि ये दो कहाँ हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहे हैं, थोड़ा न्यूज में है, तो एग्जाम में भी आ सकते हैं। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी के एक्सपीरियंस है, पीसीएस एग्जाम के एक्सपीरियंस है, बैंक एसएससी, डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के एक्सपीरियंस है, जिसमें हम स्टडी मटेरियल वगैरह शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको यूपीएससी का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, उसमें टेस्ट मॉक टेस्ट भी होंगे, सेक्शन वाइज भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, ठीक है, स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, पीडीएफ फाइल्स वगैरह भी मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स आपको इसमें बैंक एसएससी ओनली क्वांट के भी मिलेंगे, और स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और पूरा फुल लेंथ टेस्ट वगैरह सेक्शन वाइज सभी कुछ मिलेगा, ठीक है। ये एक एडिटोरियल आया है, एडवर्सरी हैज मेलोड द लीडर। ये बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, क्योंकि इस समय नेशन जो है पेसिमिस्ट है, पेसिमिज्म फैला हुआ है नेशन में। पेसिमिज्म मतलब निराशावाद है थोड़ा सा, आगे अनसर्टेनिटी कुछ नहीं है कोविड-19 की वजह से, कब वैक्सीन आने वाली है, कब क्या मार्केट खुलने वाला है, सारी चीजें खुलने वाली हैं, तो उसकी वजह से स्टेगनेंट आ चुका है इकोनॉमी में। तो यहाँ पर ये जो लोगों का डर है, इंडिपेंडेंस डे में मोदी जी ने बेसिकली लोगों को एक फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा बताया कि भाई कोरोना वायरस की 3 वैक्सीन जो हैं अभी जो एडवांस स्टेज में एक तरीके से ट्रायल चल रहा है, वो भी जल्दी आ सकती हैं। तो ये सारी चीजें मोदी जी ने बताई हैं। इसमें चाइना और पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करी, ये एक ऑथर का कहना है, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो बस आपको ये समझना है कि ये जो इंडिपेंडेंस डे है, एक तो 74th अगर हम देखें 74th इंडिपेंडेंस डे है, 74th इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ये समझना है कि इसमें कुछ इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में बात करी हुई ऑथर ने, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया पाकिस्तान के साथ रिलेशंस के बारे में भी बात कर रहा है ऑथर, ठीक है, इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में भी बात कर रहा है ऑथर। तो अलग अलग चीजें हैं जो आप खुद से सर्च कर सकते हैं, और पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये एक एडिटोरियल है जिसमें प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट में गिल्टी हुए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इन्होंने क्यों किस लिए गिल्टी हुए समझ लेते हैं। उनके ये 2 ट्वीट हैं जो आप समझ सकते हैं ट्वीट को देखकर। एक तो उन्होंने 27 जून को ये ट्वीट करा था, व्हेन हिस्टोरियन इन फ्यूचर लुक बैक एट द 6 years मतलब वो ये बोल रहे हैं 2014 से 2020। प्रशांत भूषण बहुत बड़े एंटी मोदी हैं, बहुत बड़े एंटी मोदी हैं, तो एंटी मोदी गैंग के ये मेंबर कहे जा सकते हैं, और एंटी बीजेपी हैं बहुत भयंकर। ये मैक्सिमम टाइम पे क्रिटिसाइज करते हैं। ये राम मंदिर के भी अगेंस्ट रहे हैं वर्डिक्ट के, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट आया कि भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट है कि जुडिशरी को क्रिटिसाइज एक तरीके से कर रहे हैं कि मंदिर के फेवर में कैसे वर्डिक्ट आ गया है, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई एडवर्स ओपिनियन नहीं दी, तो उसको लेके भी ये नाराज है कि उसके बारे में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के भी प्रशांत भूषण अगेंस्ट रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेके प्रशांत भूषण जो है एंटी गवर्नमेंट या एंटी मोदी रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कुछ और ही आया है। तो वो एक तरीके से कह रहे हैं कि पिछले 6 साल में सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, कि फॉर्मल पूरे देश में इमरजेंसी नहीं लगी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रक्शन और मोर पर्टिकुलर रोल जो पिछले लास्ट 4 CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रोल रहे हैं, वो उन्होंने पूरा डिस्ट्रक्ट कर दिया। इमरजेंसी लाइक सिचुएशन ऐसा एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने फिर 2 दिन बाद 29 जून को फिर एक ट्वीट करा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि 50 लाख की मोटरसाइकिल में बैठे हुए हैं और बीजेपी लीडर को बिलोंग करती है नागपुर में। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबडे जो है मोटरसाइकिल में फोटो खिंचवा रहे हैं। तो उन्होंने कि मास्क नहीं पहना है, हेलमेट नहीं पहना है, तो उसको लोग ये कह रहे हैं कि बाइक चला थोड़ी रहे हैं, बाइक में केवल बैठे हैं वो, ठीक है। तो मास्क नहीं पहना है, हेलमेट नहीं पहना है, और सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन में रखा हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में नहीं था, सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल कोर्ट चल रहे थे, ठीक है। तो कुछ फैक्चुअल जो बातें थी क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने गलत भी बोली हैं। तो ये जो है इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का
मामला बनता था सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में इनको कन्विक्शन मिला है और अब इनकी सजा के ऊपर डिस्कशन होना बाकी है। जो 20 अगस्त की एक डेट फिक्स हुई है जिसमें सजा के ऊपर डिस्कशन होना बाकी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी कोई इंडिविजुअल जुडिशरी या जज के अगेंस्ट उल्टा सीधा पब्लिक में आके, सोशल मीडिया में आके या टीवी में आके बोलता है या प्रिंट करवाता है कहीं पर, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। उल्टा सीधा अगर जज को बोलें, क्योंकि उससे उसमें पब्लिक के में एक मैसेज जाएगा कि ये जुडिशरी भी हमारी करप्ट है या फेयर नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एनार्की सोसाइटी में आ सकती है, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है, ठीक है। तो सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे 15 अगस्त के एनालिसिस में लास्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो ट्वीट थे, इनकी वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बना है और ये एडिटोरियल प्रशांत भूषण के फेवर में बात कर रहा है। ये जो ऑथर है प्रशांत भूषण के फेवर में बात कर रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में प्रशांत भूषण जो गिल्टी हुए हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है लो थ्रेशोल्ड फॉर क्रिटिसिज्म। मतलब जो उन्होंने क्रिटिसिज्म करा जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का, तो ये लो थ्रेशोल्ड मतलब थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर पाए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट, ये एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो एक लॉबी है जो प्रशांत भूषण के फेवर में लगातार बात कर रही है और कैंपेन भी चला रही है, ठीक है, प्रशांत भूषण के फेवर में या जुडिशरी के अगेंस्ट, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूज में है। ये भी एक एडिटोरियल है, इसमें भी गवर्नमेंट को एक तरीके से क्रिटिसाइज करा है। फ्रीडम और आइडेंटिटी, द राइट टू बी, जो होना चाहिए, जो एस्पिरेशनल वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हैं, वो रियलाइज जब तक लोग नहीं करेंगे तब तक वो एक्चुअल में फ्रीडम नहीं होती। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ नहीं। ये एक न्यूज है हमारा कि पीएमओ डिनाइज आरटीआई प्ली सीकिंग इन्फो ऑन पीएम केयर्स। देखिए पीएम केयर फंड क्या है, एक तो ये समझना है, क्योंकि कुछ लोगों ने आरटीआई फाइल करा था, राइट टू इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पीएम केयर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो पहले समझ लेते हैं आरटीआई जो प्रोसेस है वो क्या होता है। देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में क्या होता है कि हम किसी भी पब्लिक ऑफिस, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो गवर्नमेंट जो पैसा है किस तरीके से खर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने मान लिया कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना ऑफिस में पैसा खर्च करा, टॉयलेट वगैरह बनाया, ये सब करा, रूम वगैरह बनाया, ठीक है, उसमें पैसा खर्च करा। हमने आरटीआई से इंफॉर्मेशन ली कि भाई कितना पैसा खर्च करा और किस चीज में, पूरा हमें डिवीजन चाहिए कि अगर आपने टॉयलेट की सीट भी ली है, टॉवल भी खरीदा है, तो कितने का खरीदा, हमें एक पूरा वो चाहिए। तो आरटीआई से 30 डेज के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, क्योंकि आरटीआई अब हमें इंफॉर्मेशन कौन देगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही इंफॉर्मेशन देगा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक पीआईओ रहता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसका काम है कोई भी आरटीआई फाइल करे डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो उसका जवाब देना। तो मान लो कि मैं आरटीआई फाइल कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, एक एप्लीकेशन लिखी सिंपल, एक 10 रुपए फीस होती है, पोस्टल ऑर्डर आता है पोस्ट ऑफिस से, वो खरीदा, वो अटैच करा, और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लेटर लिखा, ठीक है, वो मैंने आरटीआई फाइल कर लिया। अब क्या करेगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो इंफॉर्मेशन देगा 30 दिन के अंदर कि भाई हमने टॉवल इतने का खरीदा, साबुन इतने का खरीदा, या टाइल्स इतने की लगाई, वो सारी इंफॉर्मेशन देगा। मुझे इंफॉर्मेशन मिली, मैंने देखा यार ये वाली टाइल्स लगाई, ये टॉवल, अरे टॉवल तो इन्होंने 2000 का खरीद दिया, टॉवल तो मैक्सिमम 300 रुपए का आएगा, 400 रुपए का आएगा, तो मुझे स्कैम नजर आएगा उसमें। या टाइल्स खरीदी कि टाइल्स के एवरेज रेट बेस्ट टाइल के भी इतने होते हैं, इन्होंने ज्यादा में खरीदा है। फिर मैं क्या करूंगा, कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूँ कि भाई वहां पर स्कैम हुआ है, तो कोर्ट को लगेगा स्कैम हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें फिर, ठीक है, तो सामने करप्शन नजर आ जाएगा। तो आरटीआई का पर्पस यही है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स कुछ भी सेल परचेज कुछ भी करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहें, ताकि उन्हें पता हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल के मार्केट के रेट्स के साथ कंपेयर कर सकता है, क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या चल रहे हैं, ताकि रिस्पॉन्सिबल तरीके से, क्योंकि पहले आरटीआई नहीं था तो अपनी मन मर्जी से इन्फ्लेटेड प्राइसेस में सामान खरीद रहे थे, उसमें कमीशन वगैरह या करप्शन भी बहुत सारे केसेस में मिलता था। तो आरटीआई से लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और आपको ये समझना है, आरटीआई कोई भी एक सिंपल पेपर में भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, और जिस डिपार्टमेंट से
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप आरटीआई चाहिए, आपको आरटीआई इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको लिखना होता है, ठीक है, उसको लिखना होता है कि भाई हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए। वहाँ एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है और ये आरटीआई फाइल कर सकते हैं हम केवल गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में। मतलब आरटीआई में फाइल करके रिलायंस से नहीं पूछ सकता कि भाई रिलायंस ने ये कंप्यूटर कितने के खरीदे, रिलायंस ने यहाँ पर ये टॉयलेट कितने का बनाया। रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है तो वहां पर आरटीआई नहीं चलता, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वहां पर आरटीआई चलता है, वो वाली इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पब्लिक जो फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट के पास फंड्स किसके होते हैं, हमारे पब्लिक फंड्स, वही पैसा सरकार खर्च कर रही है, ठीक है, तो वो सही रिस्पॉन्सिबल तरीके से खर्च करे, इसलिए हमें वो इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब जिन लोगों ने मान लिया कि मैंने आरटीआई फाइल करा, पीएम केयर्स, देखिए अब पीएम केयर्स क्या है, ये अभी इमरजेंसी के लिए प्रधानमंत्री ने एक ट्रस्ट बनाया है, एक ट्रस्ट बनाया है, पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। अब इस ट्रस्ट में क्या होगा, लोग इसमें माइक्रो डोनेशन दे सकते हैं, पब्लिक डोनेट करेगी। और इसके मेंबर्स कौन होंगे, देखिए प्राइम मिनिस्टर तो मेंबर होंगे ही, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, ये चार इसके मेंबर, ये चारों इसके मेंबर हैं, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करेगा पीएम केयर्स में। और ये एक ट्रस्ट होगा, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, एक तरीके से पब्लिक इसमें डोनेशन देगी और फिर प्रधानमंत्री या ये जो चार इसके मेंबर्स हैं ये इस पैसे को खर्च करेंगे इमरजेंसी वाली सिचुएशंस के लिए, इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस के लिए। जैसे कोविड-19 वाली इमरजेंसी है, उससे हैंडल करने के लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा पीएम केयर्स से, ठीक है। अब इसकी ऑडिटिंग को लेकर भी क्वेश्चन है कि ऑडिटिंग कौन करेगा। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ऑडिटिंग कौन करता है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की। अब कैग भी इसकी ऑडिटिंग नहीं करेगा क्योंकि पीएम केयर्स गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है, पीएम केयर्स एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट बनाया गया है, चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। तो ट्रस्ट की ऑडिटिंग फिर कैग क्यों करेगा, तो एक क्वेश्चन तो ये सवाल उठता है कि कैग के ऑडिट में क्यों नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक स्टेप होगा। हालांकि एक प्राइवेट कंपनी से दूसरी कंपनी से ऑडिट इसका कराया जाएगा, पीएम केयर फंड, ठीक है। तो ये एक न्यूज है। अब इसमें आरटीआई जिसने फाइल करी कि पीएम केयर फंड्स में कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उनका कहना ये है, पीएमओ का कहना ये है, उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी। उनका कहना है कि अलग से रिसोर्सेज इसमें खर्च होने वाले हैं पीएम केयर फंड्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि अलग से पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करना पड़ेगा। और ये क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी भी नहीं है, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी मतलब आरटीआई, अंडर आरटीआई एक्ट के हिसाब से आरटीआई उन्हीं में फाइल किया जाता है जो पब्लिक अथॉरिटी हो, और आरटीआई एक्ट के हिसाब से ये पब्लिक अथॉरिटी में आता भी नहीं, ठीक है। तो इस ग्राउंड में उनको जिसने आरटीआई फाइल करा उसको इंफॉर्मेशन नहीं दी कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, ठीक है। तो ये एक कंट्रोवर्सी हो सकती है। फॉर्मर जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका कहना है कि ये जो आरटीआई एक्ट का मिसयूज है कि भाई पीएम केयर्स आरटीआई के दायरे में नहीं आ रहा है, तो उसको आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। तो ये एक न्यूज आगे भी ज्यादा बन सकती है, ठीक है। तो आपको एक तो आरटीआई पता होना चाहिए, पीएम केयर, और एक हमारा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड भी है, पीएम नेशनल रिलीफ फंड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए ये भी एक ट्रस्ट है, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, ये भी ट्रस्ट है, लेकिन इसमें जो मेंबर्स हैं इसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी मेंबर है, लाइफ टाइम कांग्रेस का प्रेसिडेंट मेंबर, प्राइम मिनिस्टर भी मेंबर होंगे और भी मेंबर्स होंगे। लेकिन इसका प्रोसीजर ये बेसिकली बना था नेचुरल कैलामिटीज के लिए। अब ये जो पीएम केयर्स है ये नेचुरल कैलामिटीज के लिए नहीं है, ये बेसिकली इमरजेंसी, उसमें नेचुरल कैलामिटीज भी हो सकती है, इमरजेंसी वाली सिचुएशन जैसे कोविड-19। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें नेचुरल कैलामिटीज के साथ डील करने के लिए बनाया गया है। और इसमें ट्रस्ट में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी मेंबर हैं, जबकि पीएम केयर्स में कांग्रेस के प्रेसिडेंट मेंबर नहीं है, ठीक है। तो पीएम एनआरएफ में क्या है, कांग्रेस चाहे पावर में हो या ना हो, कांग्रेस का प्रेसिडेंट इसका मेंबर होगा। इसको लेके बीजेपी भी क्रिटिसाइज करती है कि इसमें इस तरीके से बना हुआ है। 1948 में पीएम एनआरएफ स्टार्ट हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा हमने परसों भी डिस्कस करा था, नागालैंड जो है, नागालैंड में ग्रेटर नागालैंड की डिमांड हो रही थी। एक तो हमें ये समझना है, देखिए मैप के थ्रू समझते हैं,
देखिए इंडिपेंडेंस के बाद से, क्योंकि ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट रही है। ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहे हैं इस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में। जब ब्रिटिशर्स यहाँ एग्रेसिव नहीं रहेंगे तो लोगों की नाराजगी भी ब्रिटिशर्स की तरफ नहीं रहेगी। तो ये एक पॉलिसी ब्रिटिशर्स की रही है। जब लोगों की नाराजगी ब्रिटिशर्स की तरफ नहीं रहेगी तो एक नेशनलिज्म, देशभक्ति की फीलिंग भी लोगों के अंदर पैदा बहुत स्ट्रांगली नहीं हो पाएगी। जैसे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, यहाँ पर क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लोगों को क्रश करने की कोशिश करी तो नेशनलिज्म की एक फीलिंग पैदा हुई। ब्रिटिशर्स से लड़ना है, फॉरेनर्स को, एंटी फॉरेन एलिमेंट, फॉरेनर्स को यहाँ से भगाना है। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं था। यहाँ पर ब्रिटिशर्स बेसिकली यहाँ पर स्कूल्स वगैरह सेटअप करता था, सोशल वर्क कर रहा था, क्रिश्चियनिटी को फैला रहा था। जो वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, एक तरीके से यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फैला रही थी। तो यहाँ पर जैसे अगर हम देखें, यहाँ पर क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है, 88% अराउंड पॉपुलेशन क्रिश्चियन है यहाँ पर। जो नागा ट्राइब्स है ज्यादातर वो क्रिश्चियन है। अब ये जो नागा ट्राइब्स है नागालैंड की, वो कहाँ कहाँ फैली हुई है ये पूरा। अब आजादी के बाद, क्योंकि ये सारे स्टेट्स तो नॉर्थ ईस्ट में थे ही नहीं, ठीक है, सारे के सारे स्टेट। अब हुआ क्या कि ग्रेटर नागालैंड की डिमांड हुई, मतलब एक सेपरेट कंट्री। ये जो पूरा एरिया है जिसमें आसाम का भी एरिया इंक्लूडेड है, मणिपुर का भी, म्यांमार का भी, अरुणाचल का भी, ये नागा ट्राइब इस पूरे एरिया में फैली हुई है। तो उन्होंने एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करी यहाँ पर, नागालैंड, ठीक है, ग्रेटर नागालैंड, सेपरेट कंट्री चाहिए, ठीक है। अब हम उन्हें सेपरेट कंट्री तो दे नहीं सकते, तो हमने एक स्टेट बनाया नागालैंड, जहाँ पर नागा ट्राइब्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो 1960s में, या प्रिसाइजली बोले 1963 में नागालैंड बना सबसे पहले। नॉर्थ ईस्ट में जो रिफॉर्म करे, नागालैंड बना। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, फिर बाकी स्टेट भी नॉर्थ ईस्ट में बने थे, ठीक है। तो यहाँ पर सेपरेट कंट्री की डिमांड हो रही थी, लेकिन हमने सेपरेट स्टेट दिया। तो वहां पर कुछ ग्रुप्स एक्टिव थे, NSCN जैसे ये ग्रुप एक्टिव थे, और ये क्या कर रहे थे, इंसर्जेंट इनको बोल रहे थे, क्योंकि इंसर्जेंट का मतलब है इन्हें सोवरेन गवर्नमेंट चाहिए थी, मतलब आजादी चाहिए थी। और वेपन्स इन्होंने उठा लिए थे, हथियार वगैरह। इनको वेपन हम बोल सकते हैं कि चाइना की तरफ से भी वेपन दिए जा रहे थे, म्यांमार की तरफ इंटरनेशनल फोर्सेस थी जो इन्हें वेपन्स प्रोवाइड करी ताकि इंडिया में इंटरनल डिस्टर्बेंस रहे, ठीक है। तो इंडिया यहीं पर बिजी रहे, इंडिया को वीक करने के लिए बेसिकली ऐसा हो रहा था। अब 2015 में क्या हुआ था, पहले भी डिस्कस किया था, 15 अगस्त 2015 में नागा अकॉर्ड साइन करा था कि जो NSCN ग्रुप है, इसमें अलग अलग ग्रुप हैं, ये बाद में ब्रेकडाउन भी हुआ। तो NSCN ग्रुप काफी पुराना है, NSCN IM जो ग्रुप है खासकर, उसके साथ एक नागा अकॉर्ड साइन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और नागालैंड की सरकार का, नागा अकॉर्ड, जिसमें यह था कि इनको नेशनल मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाएगा। लेकिन नागा अकॉर्ड अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो प्रोसेस था 2015 के बाद, एक स्टेप था कि इनको नेशनल मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाएगा। अब इनकी बहुत सारी डिमांड्स ऐसी थी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। तो नागालैंड के जो गवर्नर थे RN रवि, वो इंटरलोक्यूटर भी थे जो NSCN के साथ लगातार बात कर रहे थे। अब नागालैंड के गवर्नर और NSCN के बीच में जो टॉक्स थी, ये RN रवि हैं, ये नागालैंड के गवर्नर भी और इंटरलोक्यूटर भी। तो इनकी जो NSCN के साथ बात चल रही थी वो थोड़ा खटाई में पड़ती नजर आ रही थी। NSCN और जो एक डेडलॉक टाइप का बन गया था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने क्या करा, NSCN से बात करने के लिए, ताकि दोबारा से ठीक से बात हो सके, IB की एक टीम बनाई, इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक टीम बनाई, जो कि फास्ट ट्रैक नागा पीस अकॉर्ड को लेकर बात करेगी NSCN से, ठीक है। और NSCN की तो वैसे भी डिमांड थी कि भाई RN रवि को हटा दो, इंटरलोकेटर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ है। आपको एक नागा पीस अकॉर्ड और ये ग्रेटर नागालैंड वाली हिस्ट्री पूरी पता होनी चाहिए, ताकि आपको थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जब भी ये न्यूज में आए। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल आया है जिसमें जस्टिस AP साहब, फॉर्मर जज हैं, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंटी मोदी कैंप में कहे जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स अ फॉर्म ऑफ इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर अथॉरिटी, सोर्स ऑफ पावर एक सिंगल बंदा हो। इलेक्टेड मतलब, जैसे इलेक्टेड मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है। सोर्स ऑफ पावर एक सिंगल बंदा, सिंगल बंदा कौन, वो ये कहना चाह रहे हैं मोदी के हाथ में ही, मोदी ने सब कुछ कंट्रोल में लिया हुआ है। तो इंडिया उस तरफ मूव कर रहा है, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, मनमर्जी है मोदी की, मोदी अपनी मनमानी कर रहा है। तो ये एक तरीके के एलिगेशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं
एग्जीक्यूटिव को, तो आपको एक तो ये समझना है कि एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं। एग्जीक्यूटिव में बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। लेजिस्लेचर में कौन आते हैं? लेजिस्लेटिव में आते हैं, जैसे लोकसभा, प्रेसिडेंट भी लेजिस्लेचर का पार्ट है, प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर हम मेंबर्स की बात करें, लोकसभा में हमारे 545 मेंबर्स और राज्यसभा में 245 मेंबर, तो हमारा ये 790 जो लोग हैं ये लेजिस्लेचर का पार्ट है, लेजिस्लेटिव है, जो कानून बनाते हैं। पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट जो है एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइवेट बिल भी आता है, ठीक है, और पास कौन करता है किसी भी एक्ट को? लेजिस्लेचर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टिसिपेट एक तरीके से कर रहे हैं कानून बनाने। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव कौन है? जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है 75 to 80 जो मिनिस्टर्स हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स भी इंक्लूडेड है, ये एग्जीक्यूटिव होते हैं जो मेजर डिसीजंस लेते हैं, जो अलग अलग मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में ये डिफरेंस होता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रविशंकर प्रसाद जो हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट है या एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, या मैं रविशंकर प्रसाद ना बोलूं, मैं मोदी जी को बोलूं, मोदी जी लेजिस्लेचर का पार्ट है कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो आपका क्या आंसर होगा? ठीक है, तो मोदी जी एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, दोनों का पार्ट है। स्मृति ईरानी लेजिस्लेचर का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो स्मृति ईरानी लेजिस्लेचर का पार्ट भी है, एग्जीक्यूटिव, वो मिनिस्टर भी हैं और लोकसभा की मेंबर भी हैं, ठीक है, लोकसभा की मेंबर भी हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। राहुल गांधी लेजिस्लेचर का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो राहुल गांधी लेजिस्लेचर का पार्ट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मंत्री नहीं है। सोनिया गांधी लेजिस्लेचर का पार्ट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, मंत्री नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो 790 जो हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, और लेकिन मिनिस्टर्स जो एग्जीक्यूटिव हैं 75-80 हैं जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, और जुडिशरी तो अलग है। तो हमारे यहाँ जो है डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ठीक है, और मीडिया, ये 4 पिलर कहे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑथर है ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव को, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मोदी जी, मंत्रियों को क्रिटिसाइज कर रहा है कि अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पावर्स हैं इनके पास, तो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आपको ये वर्ड्स कई बार यूज होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तो पूरा अच्छे से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। स्टेट लेवल की भी बात करें तो स्टेट लेवल में भी अगर मैं बोलूं कि दिल्ली में, दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में 70 MLA हैं, 70 MLA दिल्ली में, तो ये क्या है? लेजिस्लेचर का पार्ट है। दिल्ली में यूनियन टेरिटरी की बात करूं, लेजिस्लेचर का पार्ट है। लेकिन इसमें एग्जीक्यूटिव कितने होंगे? जो 7 मंत्री हैं, मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय अरविंद केजरीवाल, सीएम, ठीक है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे 7, 70 में से 7 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है, और 70 क्या है? लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। जो सरकार चला रहे हैं मंत्री लोग, वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। तो ऑथर ने एक तो इसकी बात करी, उसके अलावा ऑथर बात कर रहा है एडजॉर्नमेंट, प्रेरोगेशन और डिसोल्यूशन। देखिए, सेशन जो होते हैं पार्लियामेंट के, चाहे वो स्टेट लेवल के, विधानसभा के सेशन की बात करें, देखिए इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन में। देखिए पहले तो आपको समन समझना है। देखिए विधानसभा का सेशन या पार्लियामेंट का सेशन, या पार्लियामेंट का सेशन कौन बुलाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन करता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे समन करता है कि बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है या विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है? कैसे? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम लिख के दे, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब लिख के देंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? समन करेगा कि हाँ लोकसभा राज्यसभा का सेशन स्टार्ट हो, ठीक है। तो समनिंग पावर प्रेसिडेंट की होती है, स्पीकर की नहीं होती है, एक तो ये पता होना चाहिए आपको। लेकिन प्रेसिडेंट क्योंकि नॉमिनल हेड है, तो वो लिख के कौन देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, वो लिख के देंगे, तब जो है पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से विधानसभा का सेशन कब स्टार्ट होता है? जब कौन लिख के देगा? जब हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिख के देंगे गवर्नर को, स्टेट के लेवल पे अगर बात करें, गवर्नर, स्पीकर नहीं डिसाइड करता कब से सेशन स्टार्ट होगा। जब जैसे राजस्थान में अभी हुआ था, गवर्नर जो थे, गवर्नर ने बताया कि 14 अगस्त से राजस्थान का सेशन स्टार्ट होगा, स्पीकर नहीं डिसाइड करता, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे गवर्नर समन करता है सेशन, और सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट समन करता है सेशन। तो ये तो समन। अब सेशन खत्म कैसे होता है? देखिए सिटिंग चल रही है सेशन की, विधानसभा या लोकसभा, राज्यसभा के सेशन, तो
जब सेशन एडजॉर्नमेंट होता है, सेशन का एडजॉर्नमेंट, तो वो कौन करता है? वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर या चेयरमैन करता है। सेशन इज एडजॉर्न्ड, कई बार ऐसा बोलते हैं, टिल 2 PM टुमारो, ऐसा बोलते हैं, कल 2 बजे तक सेशन का एडजॉर्नमेंट किया जाता है, वो स्पीकर बोलता है। सेशन चल रहा है, लास्ट में स्पीकर ऐसा बोलता है। कई बार स्पीकर बोलता है सेशन इज एडजॉर्न्ड साइंड आई। साइंड आई का मतलब है स्पीकर जो है या चेयरमैन जो है फ्यूचर का टाइम नहीं बता रहा कि कितने बजे से सेशन स्टार्ट होगा। तो जब कोई टाइम स्पीकर नहीं बताता तो हम बोलते हैं एडजॉर्नमेंट साइंड आई, बिना किसी टाइम के, या एडजॉर्नमेंट टिल 2 PM टुमारो, एडजॉर्नमेंट टिल 11 AM टुमारो। ठीक है, तो एक तो या तो टाइम के साथ बताएगा स्पीकर की कितने बजे तक सेशन एडजॉर्न किया जाता है। ठीक है, सेशन पूरा खत्म नहीं हुआ है, वो सेशन अगले दिन स्टार्ट होना है। बीच में एक रिसेस हो गया कि भाई अब 12 घंटे के बाद, 15 घंटे के बाद सेशन स्टार्ट होगा या 3 घंटे के बाद सेशन स्टार्ट होगा, जब टाइम बताए स्पीकर। टाइम नहीं बताए तो साइंड आई बोलते हैं। प्रोरोगेशन किसी सेशन का हो जाए तो वो राष्ट्रपति बताता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोरोगेशन, एडजॉर्नमेंट स्पीकर या चेयरमैन, और प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट। तो बजट सेशन मान लिया प्रोलोग कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, तो प्रोरोगेशन का मतलब है सेशन खत्म हो गया, पूरा बजट सेशन, मतलब 1-2 दिन फिर सीधे विंटर सेशन, फिर दोबारा से समन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। तो प्रोरोगेशन, मान लो कि स्पीकर, मान लो कि 20 दिन तक सेशन चला, अब हर दिन क्या होगा? सेशन का एडजॉर्नमेंट होगा, स्पीकर बताता रहेगा। और जब लास्ट डे था, लास्ट डे में स्पीकर बोलेगा सेशन इज एडजॉर्न्ड साइंड आई, कोई टाइम नहीं बताया। फिर मान लिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को लिख दिया कि भाई ये तो लास्ट डे था, तो प्रेसिडेंट क्या बोलेगा? सेशन इज प्रोरोग्ड, तो सेशन प्रोरोग हो जाएगा, मतलब बजट सेशन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मॉनसून सेशन जो भी स्टार्ट होगा फिर दोबारा से समन किया जाएगा। तो प्रोरोगेशन का मतलब वो वाला करंट सेशन की करंट सिटिंग टर्मिनेट हो चुकी है, तो ये फर्क है। डिसोल्यूशन का मतलब है एक तरीके से या तो लोकसभा एंड हो गई, पुरानी वाली 5 साल तक सरकार चलती है, या सरकार गिर गई, ट्रस्ट वोट के बाद सरकार गिर गई, प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दी लोकसभा, या गवर्नर ने डिसॉल्व कर दिया स्टेट की असेंबली को। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इलेक्शंस होते हैं, डिसॉल्यूशन के बाद सीधे इलेक्शंस होते हैं, या स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे। ये इन सब में डिफरेंस है, और ऑथर इसकी बात कर रहा था, तो ये सब डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा यूएई और इजराइल के बीच में, यूएई हमने डिस्कस करा था कि सुन्नी मुस्लिम यहाँ पर है, मुस्लिम कंट्री है, और इजराइल जो है नॉन मुस्लिम कंट्री है। इनके बीच में ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, तो बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज विरोध कर रही हैं यूएई के अगेंस्ट या इजराइल के अगेंस्ट, क्योंकि ज्यादातर जो वहां पर मुस्लिम कंट्रीज है सब इजराइल के वहां पर अगेंस्ट है। और इजराइल जो पैलेस्टीन, वहां पर डिस्प्यूट है बॉर्डर का, पैलेस्टीन में, क्योंकि वहां पर मुस्लिम कंट्री है पैलेस्टीन, तो पैलेस्टीन को सपोर्ट करती हैं वहां पर ज्यादातर कंट्रीज। तो ये आपको एक पता होना चाहिए, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 15 अगस्त को भी, उससे पहले भी, तो पुराने वाले वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। उसके अलावा देखिए, आपको ये समझना है कि मॉरिशस में जो ऑयल स्पिल हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है MV वाकाशियो बल्क कैरियर। ठीक है, एक तो शिप का नाम पता होना चाहिए, MV वाकाशियो शिप का नाम है। ये जापानीज शिप है, जापान का शिप है, जो कि वहां पर कोरल्स में फंस गया था, सी के अंदर कोरल्स में फंस गया था, और वहां पर अराउंड 4000 टन ऑयल था उसमें, टन्स ऑयल। अब उनमें से 1000 टन ऑयल जो है वो लीक हो चुका है, और वहां पर मेरीन लाइफ डेंजर में आ चुकी है, और 3000 टन अभी भी बाकी है। तो चैलेंज अथॉरिटीज के अगेंस्ट की 3000 टन भी वहां पर लीक ना हो जाए, क्योंकि मेरीन लाइफ भी डेंजर हो जाएगी। ठीक है, और ऑयल का फिर यूज कहीं और किया जाए, तो ये है। और वो शिप जो है 2 टुकड़ों में बट चुका है, वहां पर वो फंस चुका था कई दिनों से। ठीक है, तो ये लगातार न्यूज में रहा है, इसको समझ लेते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट है, शिप का नाम पता होना चाहिए, जापानीज शिप है जो कि मॉरिशस में फंसा था। एक तो आपको पता होना चाहिए मॉरिशस की लोकेशन कहाँ है, ज्योग्राफी क्या है, वो समझना है। ठीक है, और इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये मॉरिशस ऑयल स्पिल है, और ये कोरल्स है यहाँ पर, और यहाँ पर ये फंस गया था, सी बेड के साथ टकरा गया था, यहाँ पर फंस गया था, तो 2 टुकड़ों में टूट चुका है। MV वाकाशियो इसका नाम है। ठीक है, 1000 टन ऑयल लीक हो चुका है, और वहां पर मेरीन लाइफ के लिए बहुत डेंजर है, शिप वगैरह, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो वहां पर फिश वगैरह हैं उनकी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे हैं जो सी वाटर में रहते हैं, तो पूरी इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ सकता है वहां पर। ठीक है, तो ये एक न्यूज में है। और मॉरिशस है कहाँ समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन में मॉरिशस है, ये मॉरिशस की लोकेशन है।
ठीक है, इंडियन ओशियन में एग्जाम में आ सकता है मॉरिशस कहाँ है, इंडियन ओशियन में, ठीक है, ये मॉरिशस एक कंट्री है, ठीक है। चागोस आइलैंड में भी क्लेम करता है मॉरिशस, चागोस आइलैंड की ये हमारा है। मालदीव्स एक अलग कंट्री है, ठीक है, ये लक्षद्वीप है, ये आपको दिख रहा होगा इंडिया, ठीक है। सेचुलीज अलग कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री में गिनी जाती है, मेडागास्कर है, तो ये आपको पता होना चाहिए मॉरिशस है, ठीक है। तो ज्योग्राफी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए मॉरिशस की। और यहीं पर कोरल आइलैंड में एक जापानीज शिप फंसा है, ठीक है, तो ये एक न्यूज में रहा है, ठीक है। उसके अलावा कांग्रेस ने डिमांड करी है जेपीसी प्रोब, क्योंकि एक यूएस में यूएस का जो एक स्ट्रीट जर्नल है वहां पर न्यूज आई है फेसबुक को लेकर, ठीक है। फेसबुक इंडिया इंटरफेयर करता है इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस में, ठीक है। ये आरोप लगे हैं फेसबुक के ऊपर कि इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफेरेंस करता है, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर यूज कर रहे हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने में। होता क्या है, जब हम सुबह उठते हैं तो कई बार हमें डिफरेंट नोटिफिकेशंस आते हैं, अलग अलग न्यूज बीच में हमारी टाइमलाइन में चलती हैं, तो कई बार पॉलिटिकल नेचर की बहुत सारी न्यूज होती हैं जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो फेसबुक इंडिया जो है यहाँ पर हम लोगों को, जैसे आपको हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूज में रहा है और कांग्रेस ने डिमांड करा है कि जेपीसी प्रोब होनी चाहिए। बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी आरएस लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये एलिगेशन राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर लगाए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में, एक तो हम समझेंगे जेपीसी क्या है। जेपीसी देखिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। जेपीसी तब बैठाई जाती है जब कोई सीरियस नेचर का इवेंट हो या करप्शन हो या बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो, तो जेपीसी जो है पार्लियामेंट में बैठाई जाती है। और जेपीसी के मेंबर कौन होते हैं, हमेशा लोकसभा के मेंबर दुगने रखे जाते हैं। अगर जेपीसी में लोकसभा के 10 मेंबर होंगे तो राज्यसभा के 5, अगर राज्यसभा के 10 मेंबर होंगे तो लोकसभा के 20 मेंबर होंगे। टोटल 30 मेंबर जेपीसी में होंगे या 15 मेंबर जेपीसी में होंगे, ठीक है। बस लोकसभा में दुगने मेंबर्स रखने, ये एक एग्जाम में आया हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। और जेपीसी क्या कर, कोई भी जैसे कोई भी करप्शन का केस होता है तो जेपीसी किसी को भी बुला सकती है एज ए एविडेंस, पब्लिक बॉडीज, एसोसिएशन, इंडिविजुअल्स को कोर्ट में, ठीक है, अपनी इच्छा से सीओ मोटो, और उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं देते सही तरीके से तो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का केस भी उनके ऊपर बनता है, ठीक है। समझ लेते हैं पहले जेपीसी कितनी बार बनी। एक तो बोफोर्स स्कैंडल केस बहुत बवाल हुआ था, बोफोर्स स्कैम तोपों को लेकर, तब 1987 में सबसे पहले जेपीसी बना था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। हालांकि जेपीसी का बहुत अच्छा कोई रिजल्ट आता नहीं है, पॉलिटिकल नेचर की ज्यादा होती है, और इसमें क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस होते हैं और ये लोगों को बुला के उनसे जवाब भी मांगते हैं, एविडेंस भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा इसमें कोई कन्विक्शन ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। बस ये है कि पॉलिटिकली करेक्ट अपने आप को दिखाने के लिए या वोट बैंक के लिए ये सारी चीजें ज्यादातर ऐसा अभी तक के रिजल्ट को देखकर लगता है कि ऐसा इसलिए ये बनाई जाती है। बोफोर्स स्कैम भी बना था, बोफोर्स स्कैंडल को लेकर 1987 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, जो बैंक का बहुत सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया था हर्षद मेहता ने, ठीक है। वो एक स्कैम सामने आया था, फिर शेयर मार्केट गिर गया था बहुत तेजी से। तो पब्लिक का पैसा जो बैंक में डिपॉजिट होता है, बैंक ने पब्लिक से पूछे बिना एक तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। केतन बारेक शेयर मार्केट स्कैम हुआ था 2001 में, तब भी जेपीसी फॉर्म हुआ था। सॉफ्ट ड्रिंक पेस्टिसाइड इशू हुआ था, कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड के रेसिड्यू पाए गए थे, ठीक है। पेस्टिसाइड कीड़े मारने की जो दवाई होती है वो कोल्ड ड्रिंक में पाई गई थी, तो उसके रेसिड्यू काफी ज्यादा थे, लिमिट से ज्यादा, तब जेपीसी फॉर्म हुआ था। 2G स्पेक्ट्रम केस में जेपीसी फॉर्म हुआ था, ठीक है। उसके अलावा वीवीआईपी चॉपर स्कैम जो हुआ था, अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी थी जो फंसी थी इसमें, तो भी ये जेपीसी फॉर्म हुआ था। तो अभी तक की जितनी भी जेपीसी हैं वो ये सारे के सारे 7 जेपीसी हैं। लेकिन लैंड एक्विजिशन बिल में अभी चल रहा है। लैंड एक्विजिशन बिल क्या था, ये बेसिकली इसमें कोई स्कैम नहीं हुआ था, सरकार लैंड एक्विजिशन बिल लेकर आना चाह रही थी जिसमें लोगों की लैंड एक्वायर करके उसमें डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किए। जैसे रूरल एरिया में क्या होता है कि अगर सड़कें पहुंचानी है, पर्टिकुलर लैंड को एक्वायर करना है, तो वहां से किसी का खेत है तो लोग लैंड नहीं देते, तो सरकार उस लैंड को एक्वायर करेगी, वहां पर इरिगेशन कैनाल या सड़कें बनाएंगी, आगे वाले गांव तक भी कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो लैंड एक्विजिशन बिल लोगों को कंपनसेशन ज्यादा देंगे, ये सारी चीजों को लेकर था। लेकिन अपोजिशन वाले बवाल कर रहे थे कि एंटी फार्मर बिल है, एंटी पुअर बिल है, जिसमें लोगों की जमीन हड़प लेगी सरकार, तो उसको लेके फिर जेपीसी फॉर्म हुआ था। तो अभी भी इसकी मीटिंग चल रही है, ज्यादा कुछ नहीं। तो ये बहुत ज्यादा कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, हालांकि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पॉलिटिक्स इसमें लगातार करते रहे हैं।
तो उसी को लेकर एफबी को लेकर फेसबुक को लेकर जेपीसी की डिमांड राहुल गांधी ने की। तो ये एक न्यूज में रहा है। तो जेपीसी आपको पता होना चाहिए, जेपीसी इसमें पॉलिटिकल लीडर्स ही होते हैं सारे, इसमें कोई जज वगैरह तो होता नहीं है। इसमें जो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा के ही मेंबर्स इसमें ज्यादातर मैक्सिमम सभी होते हैं, 2:1 के रेशो में। ठीक है, तो एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट की परमानेंट कमेटी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।